हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अगस्त है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह कोटेशन से करने वाले हैं। आज का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। आपकी इच्छा शक्ति ही बताती है कि आपकी शक्ति कितनी है। तो अगर आपको बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं जीवन में, अगर आपको, जैसे यहाँ पे हम कैसे इस कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, करप्शन को एरेडिकेट करने की बात करते हैं, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये सारे इतने बड़े बड़े काम हैं जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति का बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने गांधी जी के लाइफ से कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो आपका विल है, विल पावर, वही बहुत सारी चीज़ों को तय करता है। तो ऐसे कोटेशंस आपके खुद के जीवन में भी काम आते हैं और इसके अलावा आप एग्जामिनेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एज यू नो, गांधी जी की पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे कोटेशंस आपके काम आने वाले हैं, इसीलिए इसका आप प्रॉपर नोट्स बना करके रखें और सही तरीके से इसको आप रिविजन करते रहें, ताकि ये कोटेशंस आपको एक दिन याद हो जाएं आपके एग्जामिनेशन से पहले। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको पसंद आता है डिस्कशन तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ सजेशंस भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगता हो। तो आइए बताती हूँ आज की क्या क्या डिस्कशन में होने वाला है। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जॉब ऑफ द स्टेट, और दूसरा आर्टिकल होगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले से संबंधित जो कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी पैतृक संपत्ति पर, उसको लेकर के जो अभी हाल ही में वर्डिक्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये आर्टिकल आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जब भी आपको मालूम है कि वुमेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, और वहाँ पे अगर आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाएँ तो हर एंगल में आपको अपना आंसर लिखना होता है। और आज का जो आर्टिकल है वो खुद वुमेन ने लिखा है, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी नया कानून आया है कि जो पेरेंटल वो है, प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कियों का यानी बेटियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों का होगा। तो उसका क्या इम्प्लिकेशन है, या क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है। और तीसरा आर्टिकल जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें बदलाव आते रहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये बाकी देशों के साथ भी है। इसीलिए कहते हैं कि आईआर में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता है। तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध हैं वो क्या अभी भी उस तरीके से हैं जो पिछले दशकों में हुआ करते थे, या एक बार फिर सही तरीके से रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? क्या थ्रेट है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको साथ में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे आपको मालूम है कि आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को आप पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हो हमारे ही एक ग्रुप पर, जो कि टेलीग्राम पर बना हुआ है। आई एस दरबार आंसर राइटिंग रिव्यू का ग्रुप है, आंसर रिव्यू ग्रुप। उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ भी मिलता है। साथ में आपके जो आंसर्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, आप उसका पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो आपके और कोलीग्स हैं या और स्टूडेंट्स हैं वो आपके आंसर को रिव्यू करके उस पर आपको कमेंट्स वगैरह दे सकें। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जिनको ये लगता है कि जो लोगों ने पहले हमें स्टेप अप आईएएस से फॉलो किया हुआ है, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी। तो उसी पर्सपेक्टिव में अभी जो मई का करंट अफेयर्स है वो डिस्कस हो रहा है, और हम लोग ऑलमोस्ट 40th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो ये सेशन लास्ट में होता है डिस्कशन के, उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो आज के बैकग्राउंडर में आपको क्या कुछ पता चलने वाला है। एक नया रूल आया है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट का न्यू रूल है, क्या ये रूल सिर्फ मध्य प्रदेश में है या बाकी राज्यों ने भी इस तरीके के कुछ रूल को इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ पर? ये जानने के लिए आपको आर्टिकल को सुनना होगा कि और कौन कौन से राज्य हैं जो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, हम लोग इंडिया बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, इंडिया नेपाल के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानेंगे, और कुछ अदर फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता चलने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स जो अभी तक आए हैं इस पूरी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पर वुमेन को के राइट को अश्योर करने की बात की गई है, जहाँ पर वुमेन के राइट्स को
ऊपर रखा गया है, पैट्रियार्कल माइंडसेट से ऊपर किया गया है, उस चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखिए, आप आज आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो रिज़र्व किया जा रहा है, राज्य सरकारों के द्वारा जो सीट्स को रिज़र्व किया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच को रिफ्लेक्ट कर रहा है? और ऑन द अदर हैंड, क्या ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसको ये इंश्योर करता है? क्या उसको एक खतरा आपको नहीं लगता कि ये अगर इस तरीके से सारे राज्य अपने अपने यहाँ पर अपने अपने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ क्रिएट करेंगी, तो हमारे सबसे पहले जो आर्टिकल 19 है, क्या वो यहाँ से वॉयलेट नहीं होता? क्या इससे आर्टिकल 14 वॉयलेट नहीं होता? क्या इससे आर्टिकल 16 वॉयलेट नहीं होता? तो इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स हैं या अदर राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए हुए, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या वो यहाँ पर वॉयलेट नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में आपको सोचना है और फिर आंसर राइटिंग करनी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जो अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है वुमेन के अधिकार पर, उससे जुड़ा हुआ है कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड नो डाउट चेंज हो रहा है और अब वुमेन्स को राइट्स असर्ट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉपर लिटिगेशन, प्रॉपर लॉ, कानून को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तब हो पाएगा जब ये सेम चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छे कानून को लेकर के आएगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो ये 2 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो टेलीग्राम पर बना हुआ है। यकीन मानिए आपका बहुत फ़ायदा होगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने से। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, और हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जॉब ऑफ द स्टेट, जीएस पेपर 2 से है, और देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एज यू नो, एक जो बेसिक न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक कंपटीशन चला। किस तरीके का कंपटीशन? तो लास्ट ईयर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, द दिन गवर्नमेंट, उन्होंने 70% तक रिजर्वेशन वहाँ पर कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, उस गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेट के ही लोगों को नौकरी मिलेगी 70% तक। अब ये कंपटीशन मैंने क्यों कहा? क्योंकि अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको भी पार करते हुए ये कह दिया कि एक स्टेप आगे जाते हुए कहा कि जॉब विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। जो राज्य के बच्चे हैं सिर्फ उनको ही जॉब्स दी जाएंगी। तो ये इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सारे जॉब्स को सिक्योर और रिजर्व करने की बात यहाँ पर कही है। तो आगे देखते हैं इस पर और क्या चीज़ होना है। तो क्या ये मध्य प्रदेश ऐसी पहली गवर्नमेंट है जो ऐसा कर रही है? तो इसमें इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सारे राज्य भी इसी कदम पर चल रहे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं, कुछ कम और कुछ ज़्यादा हैं। तो इसमें इसी होड़ में हरियाणा और तेलंगाना ने भी पहले ये काम किया हुआ है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 75% तक जो जॉब होगा इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, वो भी लोकल लोगों को दिया जाएगा। ये एक ऑर्डिनेंस ला करके हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लियर किया था। ठीक है, इसके बाद बाकी और गवर्नमेंट में अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें तेलंगाना का नंबर भी आता है। तेलंगाना ने अपने यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड, देखिए तो इसमें क्या किया उन्होंने, रिजर्व कर दिया 60% तक स्किल्ड जॉब्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद 80% तक अनस्किल्ड जॉब को भी नई इंडस्ट्रीज़ में रिजर्व कर दिया गया। तो आप सोच करके देखिए कि जो ये माइग्रेंट लेबर्स की हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, आखिर वो कहाँ जाएंगे? अगर आप प्राइवेट जॉब्स को भी सिक्योर कर देंगे, प्राइवेट जॉब्स को भी रिजर्व कर देंगे, तो फिर अभी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं कमाने के लिए, खास करके ऑब्वियसली जॉब के उसमें जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जहाँ पर खेती वगैरह का काम ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर का ज़्यादा काम नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसका एक्सचेंज होता है। तो ये एक नॉर्मल सी फिनोमेना है देश की। लेकिन अगर अगर यहाँ पे अब हर राज्य इस तरीके के प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच को लेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिजर्व करने लग जाएँ, वहाँ पर भी 80% 75% जॉब्स को इस तरीके से रिजर्व करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर जो बाकी लोग हैं ऑब्वियसली वो दूसरी जगह पर कमाने के लिए नहीं जा पाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि अभी हमारे पास जो एक होप है, एक एक उम्मीद है कि हम राज्य में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब जो ये पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, बिहार, झारखंड,
ओडिशा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और बहुत ज़्यादा गरीबी है कहीं न कहीं, और जो ये बीमारू राज्यों में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य जो ऑब्वियसली एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं, केरला हो गया, पंजाब हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे और रिसोर्सेज़ का ट्रांसफ़र होगा, जॉब का ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसको हम एड्रेस कर पाएँगे एक समय पर, ये हमारी होप है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रोटेक्शनिज़्म अप्रोच को अपनाने लगे और स्टेट ओरिएंट ओरिएंट और स्टेट सेंट्रिक काम करने लग जाएँगे, तो फिर वो होप जो है वो आगे हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा कई सारे देशों में कई सारे राज्यों में ऐसा पहले भी हो चुका है। गुजरात गवर्नमेंट का भी 1990s में सेम ऐसा हुआ था, जहाँ पर कि 80% लोकल लोगों के लिए इंडस्ट्री के जॉब को सिक्योर कर दिया गया था। महाराष्ट्र में इवन 2008 में कानून आया है और उसमें भी सेम काम किया गया। 80% लोगों को जिसमें सब्सिडीज़ दी जाती है, वहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉय करने का ये कर दिया गया, कानून बना दिया गया। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो काम है, ये एक राज्य, 2 राज्य ने नहीं बल्कि कई सारे राज्यों ने किया है अभी तक। एंड पास्ट 2 years सीम्स टू हैव मेड द नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स, और समहाउ ये जो नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। स्टेट लेवल प्रोटेक्शनिज्म जो है वो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन द लॉन्ग रन। और लोकल लोगों को जब आप लाएंगे, सिर्फ लोकल लोगों को इंडस्ट्री में लेकर के आएंगे, तो इससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं इन द लॉन्ग रन। एंड 1950s में ही एक थोड़ा सा डिवीजन कर दिया गया था, आपको याद होगा, कि प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल में। तो ये जो आप कहते हैं अंतर, एक तो आपको आपको मालूम है कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है, सिटीजनशिप एक होता है देश का, और दूसरा आपके पास डोमिसाइल होता है, यानी आप जिस देश के जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य का आपके पास डोमिसाइल होता है। तो ये भी कहीं न कहीं आप देखिए कि एक डिफरेंशिएशन करता है, और इसको ये जो नए-नए कानून अभी ला रही है राज्य सरकारें, उसको वो और मजबूत कर देंगी, और इस तरीके से जो नए इनोवेशंस हैं वो नहीं हो पाएँगे, और कई सारी इससे और प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकती हैं। ख़ास करके जब हम जॉब को रिज़र्व करने लग जाएँगे लोकल लोगों के लिए, तो एक रीजनलिज़्म की भावना भी इससे डेवलप होने लग जाएगी। और जो कोऑपरेशंस आज हम देखते हैं देश में, वो कोऑपरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ इंडिया की ख़ास बात क्या है? ऑब्वियसली यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ की ख़ास बात है। तो धीरे-धीरे करके ये चीज़ें जो है वो डिटेरियोरेट होती चली जाएँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम पॉलिटिकली लीगली बात करें, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव एंड राइट टू वर्क फ्रीली विद इन इंडिया, तो वो भी हैम्पर होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ और विचार करने चाहिए। जो अभी करंट इनसिक्योरिटीज़ हैं, नो डाउट कोविड-19 के बाद इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, दिक्कतें हैं, लोग अपने-अपने राज्य में वापस लौट कर के गए हैं जो दूसरे राज्य में काम कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट इनसिक्योरिटीज़ को देखते हुए ऐसे कानून बना दिए जाएँ, जो लॉन्ग रन में पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये इस अप्रोच को ना अपना करके ये देखना चाहिए कि कुछ और अप्रोच जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, इस तरीके के अप्रोच को गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, और अगला आर्टिकल है रिपेयर एंड मेंट। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आज इमेज नहीं हो रहा है डाउनलोड। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बहुत परेशानी हुई इसमें। मुझे लगता है आधा घंटा वेस्ट हुआ कि मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ नए इमेज आ जाएँ, कुछ मैपिंग के इमेज आ जाएँ, बट वो नहीं हो पाया आज। तो अगले दिन से इसको हम नॉर्मल कर लेंगे, बट आज अभी हम लोग आर्टिकल पर फोकस करते हैं, रिपेयर एंड मेंट। ये जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, आईआर वाले सेक्शन में। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। और इन सब के सेंटर में कौन होगा? एक डर हमारा, वो कौन है? चाइना से हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि चाइना के काम जो है वो ऐसे ही होते हैं कि किस तरीके से भारत के जो और पड़ोसी देश हैं उनको अपने कब्जे में लाया जाए और इंडिया से दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि अभी इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बदलती रहती हैं। इसी में हमने देखा कि कुछ दिनों पहले नेपाल और इवन बांग्लादेश दोनों के साथ ही हमारे रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट नज़र आ रही थी। नेपाल का तो आपको मुद्दा याद होगा, और वो मुद्दा था मैप का। जो मैप शो किया नेपाल ने और भारत ने अपनी अपनी तरफ से, उसमें दोनों में से किसी का भी मत नहीं था। और उसमें क्या हुआ, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो बढ़ गया। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट कहाँ का था? ये वही ट्राई जंक्शन है, लिपुलेख,
लिम्पादोरा और काला पानी। तो काला पानी एरिया जो है वहाँ पर ये पूरा डिस्प्यूट इमर्ज हुआ और ये बढ़ता चला गया, और इसकी वजह से नेपाल और भारत के बीच के जो रिश्ते थे जो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे उसमें थोड़ी सी दरार पड़ गई। इसके बाद दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में कई सारे विजिट्स होने थे लेकिन वो कैंसिल हुए। इसके पीछे का कारण कोरोना रहा। फिर उससे पीछे जाएँ तो कारण सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रहा। ठीक है, उसके पीछे जाएंगे तो एनआरसी उसका कारण रहा। तो इस तरीके से नेपाल सॉरी भारत और बांग्लादेश के बीच के भी संबंधों में कई सारी खटास आए। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि बांग्लादेश ने बीजिंग के साथ एक समझौता करने का की शुरुआत की, जिसमें कि $1 बिलियन का लोन बांग्लादेश लेना चाह रहा है चाइना से, सो दैट जो प्रोजेक्ट तिस्ता है उसको वो स्टार्ट कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट तीस्ता है, बांग्लादेश भारत का बॉर्डरिंग स्टेट है डाउट, और हम बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और ऐसे में चाइना का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में, जो कि ऑलरेडी चाइना पोर्ट वगैरह में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, और अब और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाइना की तरफ से, तो सीधे तौर पर ये बात हो गई कि बांग्लादेश को भारत से दूर करने की एक कोशिश यहाँ पर हो सकती है चाइना के द्वारा। कि चाइना का अप्रोच यही रहता है कि इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करके कैसे वो डोमिनेट करे देश को आगे चल करके, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया, जैसा उसने बाकी देशों के साथ किया है। तो अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट अब फिर से स्टार्ट कर रही है कैसे रिलेशन को रिस्टोर किया जाए नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ में, और इसके लिए कदम उठाए गए हैं तेज़ी से। बातचीत शुरू हुई। आपको मालूम होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने आपस में बात की है कैसे इस डिस्प्यूट को, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद अभी बांग्लादेश में भी विज़िट पर गए हैं यहाँ के ऑफिशियल, और ये अब चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। सो द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, वो कहीं ना कहीं उनके जो डोमेस्टिकल आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो यहाँ की फॉरेन पॉलिसी के बीच में आ जाते हैं। नो डाउट भारत में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट चुन करके आई थी, जब मोदी जी का पहला वाला टर्म था, तो आपको याद होगा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कैसे इंश्योर करना है उसके लिए उन्होंने सबसे पहले भूटान में विजिट किया था, ताकि ये वो संदेश दे सकें कि भारत के लिए जो उनके पड़ोसी देश हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, वो ज़्यादा करीबी हैं, और उनमें पहले हम काम करेंगे, बाद में हम कहीं और जाएंगे। लेकिन आर्टिकल का क्या मानना है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो डोमेस्टिक आइडियोलॉजी पर उतर करके आते हैं तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक आइडियोलॉजी है वो फॉरेन पॉलिसी पर डोमिनेट करने लग जाता है। और यही कहीं ना कहीं कारण इंडिया और बांग्लादेश के बीच में या इंडिया नेपाल के बीच में जो कड़वाहट है उसके पीछे का रहा है। नो डाउट नेपाल एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है एज यू नो, लेकिन वहाँ पर भी चाइना का बोलबाला और इंडिया के साथ दूरी होने के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजिक एक नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पर बताई जा सकती है। और बांग्लादेश के साथ आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स इन दिनों रहे हैं, जिसमें कि नाउ अब दिक्कत क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, और जो बाकी की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और वो इंडिया की जो भी लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको अपने इंटरेस्ट में वो यूज़ करते हैं, सो दैट जो बिग पावर है उनको बैलेंस किया जा सके। जैसे कि नेपाल करता है इंडिया और चाइना का यूज़ अब पावर बैलेंस करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी हो वो इस तरीके से हो कि इनके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ नॉर्मल रिलेशन रहे, और ये जो बड़ा बड़ा थ्रेट आता रहता है चाइना की तरफ से, ये थ्रेट इनको महसूस ना होने पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है, और अब ये नेपाल और बांग्लादेश के साथ रिलेशन को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव रिलेशन को इंश्योर कर रहे हैं। एंड नो डाउट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, इनको फिर से इंश्योर करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को इंश्योर करने की ज़रूरत है। काठमांडू और ढाका वैसे दोनों ने ही वेलकम किया है इंडिया के इस स्टेप को, इस कदम को, और आगे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन
कॉपर कॉपरसनरी राइट्स इन द enormously वेलकम। तो ये उसी जजमेंट पर हम जा रहे हैं जहाँ पर वुमेन के राइट्स को इंश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जीएस पेपर 2 में आ जाएगा ये, जिस पेपर 1 में भी आ जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, कुछ आज भी ऐसे सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं। अधिकार तो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हर एंगल से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगली या पॉलिटिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोशली भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और आपको कहें कि इकोनॉमिकली भी चैलेंजिंग है। आखिर इकोनॉमिकली कैसे चैलेंजिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी आर्टिकल में। नाउ द एक्सपेंसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेट दिस आउट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो कई बार क्या होता है, कानून का बनना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जो ऐसे जजमेंट्स होते हैं वो बैकिंग देते हैं, वो किसी भी नए बदलाव में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मॉरली, लीगली, कस्टमरी प्रैक्टिस, सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फीचर्स हैं सोसाइटी के, और इन सारे फीचर्स में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जो सोसाइटल एटीट्यूड है और सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसमें बदलाव लाना होगा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कॉपरसनरी राइट्स, कॉपरसनरी का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है, जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, लीगल राइट, जो लीगल हेयर होते हैं, ये अब तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी अपने पैतृक संपत्ति में उतना ही अधिकार रखते हैं जितना कि बेटे रखते हैं। तो लीगल हेयर में अब लड़कियां भी आ गई। उसी को यहाँ पर कॉपरसनरी राइट्स कहा जा रहा है कि वुमेन को भी ये इंश्योर कर दिया गया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नाउ ग्रांटिंग इक्वल राइट्स, तो जजमेंट के थ्रू जो तीन जज की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने इक्वल राइट्स को तो इंश्योर कर दिया यहाँ पर। नाउ अब मुद्दा किस चीज़ का है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है और एक जो कस्टमरी प्रैक्टिस और ट्रेडिशंस इतने सालों से चले आ रहे हैं, इसको बदलना ऑब्वियसली एक दिन की बात नहीं है। इसमें कई छोटे छोटे बदलाव यहाँ पर करने होंगे। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए राइटर कह रही हैं कि कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है कि वो कैसे वुमेन्स के राइट्स को अपहोल्ड कर रहे हैं और जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो दो ऐसे जजमेंट्स आए यहाँ पर। सबसे पहले ये जो जजमेंट है, इसने पुराने कुछ जजमेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो पुराने कुछ जजमेंट्स मतलब हम इसी प्रॉपर्टी राइट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इसके पहले जो दो जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आए थे वो, एक तो जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था, जिसमें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात हो रही थी, जहाँ पर एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस को हाईलाइट किया जा रहा था, उसको इसने बदला है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काउंट क्या है, वो ये है कि एक जो कन्फ्यूजन होता था जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में, उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में ये कहा गया था कि जो अधिकार है, बेटियों का अधिकार तब होगा जब 2005 के बाद पिता की मृत्यु हुई है, तो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उस पर बेटी का अधिकार हो सकता है, उसके पहले अधिकार नहीं हो सकता था। इस चीज़ को यहाँ पर ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि ऐसे कोई भी कानून लागू नहीं होते हैं। जो बेटियां हैं, उन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछले आर्टिकल में, उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही थी कि बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं अपने माता पिता का, तो उनको बर्थ राइट यहाँ पर एश्योर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नेचुरल राइट ग्रांट कर दिया है, यानी कि लीगल हेयर अब बेटियां भी होंगी अपने पिता की संपत्ति में। इस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर किया, और दो जो मेन कन्फ्यूजन थे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है। नाउ चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट, तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड है वो यहाँ पर ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एक प्रोग्रेसिव चेंज की तरफ सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाना चाहते हैं पूरे देश को, और इसके लिए इन्होंने अभी जितने भी जजमेंट्स दिए हैं वो इसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हायर जुडिशरी ने इसके पहले जो अपने जजमेंट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल 1979 में केस था सीबी मुथुअम्मा। आपको बता दूं मैं इनके बारे में, ये एक लेडी थी, इनका निधन हो गया है कुछ सालों पहले, लेकिन ये भारत की फर्स्ट डिप्लोमेट थी। इनको 1948 में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था।
और ये भारत की पहली आईएफएस लेडी थी। तो इनके केस में उस समय में जो कानून थे, जो सिविल सर्विस था, सिविल सर्विस में बहुत सारे ऐसे, क्योंकि आपको बताया मैंने अभी कि ये फर्स्ट लेडी थी जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुई थी, तो उस समय में कई सारे पैट्रियार्कल माइंडसेट के अलावा कई सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स थे सिविल सर्विस में, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बदला, और इसी केस में बदला कि जो लेडी हैं और वुमेन हैं उनको सरकार से इस बात की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं एज अ सिविल सर्वेंट। तो उस चीज़ को यहाँ पर इस केस में 1979 में इसी केस में ऑब्वियसली वुमेन का पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा कई सारे और केसेस रहे, जैसे आपको मालूम है सबरीमाला टेम्पल में, हालांकि ये केस फिर से उठ गया है, बट ये जो सबरीमाला टेम्पल का केस था यहाँ पर भी वुमेन की एंट्री को अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब जा कर के जो आर्मी में डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, और ये कहा कि एक परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाना चाहिए, और इसको फिर सेंटर ने भी सहमति यहाँ पर दिखाई है। तो इतने सारे जजमेंट से, इतने सारे केसेस से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि कोर्ट अपने एटीट्यूड को बदल रहे हैं, प्रो वुमेन कर रहे हैं, और वुमेन के राइट्स को इंश्योर करने के लिए ऐसे कई सारे बैकग्राउंड्स में, हिस्ट्री में जजमेंट्स आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है सेंटर की तरफ से, और ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सेंटर की तरफ से नहीं बल्कि सोसाइटी में भी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसको भी बदलने की ज़रूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने इशू उठाया है, और ये जाहिर तौर पर आपको भी सोचना चाहिए था, जब बात आ रही है प्रॉपर्टी की, तो इसी में आपको याद है कि जब हम वुमेन का जिक्र करते हैं, वुमेन के बाद आप वुमेन के मैरिज पर बात करते हैं, मैरिज पर जाते हैं, तो आपको डॉरी की याद आती है। तो आपको एक बात यहाँ पर सोचना होगा कि ऐसे जो ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दूसरे अधिकारों को बदला नहीं गया है, दूसरे कानूनों को बदला नहीं गया है, जैसे कि स्त्री धन। तो स्त्री धन का जो इशू है, जो सेक्शन 14(1) में है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। तो ये हो सकता है कि ये जो सेक्शन 14(1) है उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल हो सकता है इस जजमेंट के सामने, और यहाँ पे जो फादर है वो हो सकता है कि इंटेंशनली जो सारे राइट्स हैं उसको वुमेन को पास कर दें। यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी आगे प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक अनएथिकल प्रैक्टिस अब शुरू हो चुका है स्त्री धन को लेकर के, जो डॉरी, और डॉरी में एक इलीगल प्रैक्टिस में तब्दील हो चुका है, वो इससे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में जब आप सोसाइटल नॉर्म्स की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि जो राइट टू पोजीशन है, अब आपने अधिकार तो दे दिया कि वुमेन का, बेटियों का भी उतना ही अधिकार होगा, लेकिन जो वुमेन मैरिड हैं, ठीक है, और वो अपने एंसेस्ट्रल होम में नहीं रहते, तो उनके लिए इस पोजीशन को एक्वायर करना कितना मुश्किल होगा। और इसके पीछे 2-3 कारण होंगे। पहला इकोनॉमिक हो सकता है, दूसरा पॉलिटिकल हो सकता है, तीसरा सोशल, और चौथा यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी लड़कियां जो हैं उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बात क्लियर है कि वो पराया धन है, ये बोलते हैं लोग, और वो उनको अपने ससुराल जाना है। अब जो ससुराल वो जा चुकी हैं, तो वहाँ से वो अपने मायके में ये राइट्स को लेने के लिए, वो जो लैंड राइट है, जो प्रॉपर्टी राइट है, उसको लेने के लिए वो नहीं आएंगी। इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जो मेरे रिलेशंस हैं, ऑब्वियसली जो ब्लड रिलेशन है वो इससे मेरे ख़राब हो सकते हैं, रिश्तों में खटास आ सकती है, और जाहिर तौर पर फिर वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाएंगी। तो ये राइट टू पोजीशन जो है वो मुश्किल रहेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बी मोर कन्वीनियंट फॉर अर्बन सेटिंग्स। तो चलिए अर्बन एरिया में तो फिर भी जो महिलाएं हैं वो एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं वो, और अर्बन एरिया में आराम से, आपको पता है कि अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, तो वो ले सकती हैं। लेकिन रूरल एरिया में कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, और एग्रीकल्चरल लैंड को एज अ प्रॉपर्टी आप एक दूर के गांव में है, फिर वहाँ से दूसरे गांव में जाकर के एग्रीकल्चरल लैंड को आप प्रॉपर्टी की तरह लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आगे बोलते हैं दैट मोस्ट वुमेन हु मे want to claim their share may end up spending the rest of the life litigations to get their name। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए सीधे तौर से उनको अधिकार नहीं मिलते हैं, तो उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि कोर्ट में जाने के बाद अधिकार लेने में कितना समय लग जाता है। तो ये सारी अपनी एक अलग परेशानी है जो महिलाओं को यहाँ पर
फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके बाद जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कि इस आर्टिकल का पूरा मुद्दा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट में अभी तक आप कहें कि 85% ऑफ द वुमेन जो हैं भारत में वो जीती आई हैं, वो अचानक से अपने राइट्स के लिए आगे नहीं आएंगी। तो इन्होंने कई एक एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि उनके गांव के नाम से जाना जाता है, या वो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती हैं, तो वो इस तरीके की आवाज़ को यहाँ पर नहीं उठाएंगी। कई बार इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो इन चीज़ों पर वो आगे नहीं आएंगी। एंड द रूरल एरिया हु आर डिनाइड लिटरेसी, रूरल एरिया में जहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं है ज़्यादा, एंड ऐसा कोई डिग्निफाइड लाइफ नहीं है वुमेन के लिए, तो वहाँ पर अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ना और अपने राइट्स के लिए लड़ना उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नाउ एक्चुअल बेनिफिट टू द वुमेन, अब ये कह रहे हैं कि नो डाउट जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है वो लगातार बदल रहे हैं, और ऐसे में एक एक प्रॉपर लिटिगेशंस को भी लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को जिस तरीके से जजमेंट के थ्रू रूल्स बना करके अधिकार दिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल वे में भी उनको अधिकार मिलने चाहिए। कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल बैरियर्स को भी हमें पहले ख़त्म करना होगा। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, सब इन सारे एटीट्यूड्स को, सोशल एटीट्यूड्स को ओवरकम करेंगे, देन ओनली वी कैन गेट दीज राइट्स एंड प्रोवाइड टू द वुमेन। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया है शुरुआत में, इसको ज़रूर लिखिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो गया है। डेली 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मे के करंट अफेयर्स से, और 38 नंबर क्वेश्चन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, बट ये करंट अफेयर्स में आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो आपको यहाँ पर गेस करना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो कि आपको पता नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आप इसके नाम से गेस कर सकते हैं। देखिए 4 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर के। पहला है कि इट हैज़ एन ऑलमोस्ट 100% डेथ रेट, जूनोटिक डिजीज़ है, स्प्रेड्स इन पिग एंड रिसेंटली इट हैज़ स्प्रेड इन तमिलनाडु। तो आपको यहाँ से नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब आपको अगर इसमें एक भी इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे उस एक इन्फॉर्मेशन से चीज़ों को एलिमिनेट करके, अगर एलिमिनेट करके ऑप्शन देके आंसर निकल गया तो आप उससे आंसर निकालिए। अगर आपको लगता है कि एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको और मेथड से देखिए कि उसको कैसे ऐड करके आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। नॉट करेक्ट है तो नॉट करेक्ट में क्या सही हो सकता है। अगला सवाल पूछा गया है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट से, ठीक है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, वैसे ही आपको गेस करना है कि क्या इस तरीके का आपने कोई बात सुनी है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आपने कभी देखा हो कहीं पर, कौन निकालता है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री विद द हाइएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वलिटीज़ इन माल न्यूट्रिशन। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इंडिया में इनइक्वलिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर हम माल न्यूट्रिशन के टर्म्स में बात करें तो कई सारे रिपोर्ट्स इस पर आ चुके हैं माल न्यूट्रिशन पर, उसको याद करना है और फिर उससे गेस लगाने की कोशिश करनी है। फिर दीक्षा क्या है, आपसे अगला सवाल पूछा गया है। दीक्षा में अगर आपको मालूम है तो ठीक है, वरना आप दीक्षा से इसका एक फुल फॉर्म सोच करके और इन ऑप्शंस को गेस कर सकते हैं, ठीक है, किससे संबंधित ये हो सकता है। कोविड-19 चूँकि न्यूज़ में चल रहा है, इस पर हमने कई आर्टिकल को डिस्कस किया है। तो इसमें से कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए बनाई गई हैं या अटेम्प्ट की गई हैं, इसके बारे में ऑप्शंस है, गेस करना है। स्ट्रिजेंसी इंडेक्स, ठीक है, क्या है ये भी आपको बताना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने कल 32 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन देखा था, तो इसका आंसर आज मैं आपको बताने वाली लास्ट में कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। 32 नंबर ये है, और ये सारे आंसर्स जो हैं ये आपको मैच कर लेने हैं। आपने आंसर क्या दिया था, यहाँ पर आंसर क्या है, और आपका कैसे गलत हुआ उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कौन है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताएं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए आप लोग, और अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टारिंग।